के ऊपर रितेश फोर्स जब लगती है वो क्या करती है, उस चीज़ के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट करना, इसका मतलब वर्क डन हो गया भाई, उसका काम हुआ है। अगर आपने एक बाल्टी को उठा के अपने सिर के ऊपर रख लिया और आप खड़े हुए हो, तो इसका मतलब आपने काम शून्य किया है, आपने कोई काम नहीं किया। ये हमने वर्क वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, आप उसकी वीडियो देख लेना। नहीं समझ में आए मेरे पास में आना, निकू सेम गोज विद यू। परंतु आप उस बाल्टी को उठा के थोड़ा सा मूव करते हो आगे, तो इसका मतलब आपने वर्क किया। वर्क का मतलब हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहीं से कहीं तक के लिए डिस्प्लेस होना, जगह से हट जाना। अब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का मतलब और एक्सीलरेशन का मतलब, मास का मतलब होता है कि आपके अंदर कितना बोझ है। ठीक है, आपकी हड्डियाँ, आपका जो भी कुछ है, मास, आपका खून, और टोटल मिला के कितना बोझ बना रहा है। इनटू में एसिलेशन। एसिलेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है एक ही दिशा के अंदर जब आप चलना शुरू करते हो, गति करते हो, तो उसको वेलोसिटी कहते हैं, सिर्फ एक ही दिशा के अंदर। कितने रेट क्या होता है, जब भी हम रेट की बात करते हैं डिवाइडेड बाई टाइम हो जाता है, मतलब कितने टाइम के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए, इस चीज़ को नापना एक्सीलरेशन कहलाता है। आपके स्कूटर बाइक के अंदर भी एक्सीलरेटर होता है, आप जैसे जैसे उसको घुमाते हो ऐसे ऐसे उसकी स्पीड बढ़ती है, यानी कि वेलोसिटी उसकी चेंज होती है हर मिनट के ऊपर। ठीक है, बढ़ती चली जाती है ना, तो वही चीज़ होती है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर? मास का मतलब बोझ, एक्सीलरेशन का मतलब समझ में आ गया आपको क्या होता है। अभी न्यूटन ने हमारी 3 लॉ दिए थे न्यूटन के फोर्स के। सबसे पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सबसे पहले ये वाला की टर्म देख लो। फोर्स का मतलब ही क्या होता है, पुश या फिर पुल या फिर रिएक्शन। या तो आप धक्का मारेंगे किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को खींचेंगे और उसके मोशन उसकी वजह से होएगा, उसको फोर्स करेंगे। बैलेंस फोर्स क्या हो गया, आपने यहाँ से धक्का मारा, आपने यहाँ से धक्का मारा, परंतु वस्तु बीच में कहीं पर अटक गई, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ, उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हुई, तो उसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। जब दोनों तरफ से फोर्स लगाई जाए और उसका रिजल्ट जीरो निकले, उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान से सुनते जाए, इसको नहीं आ रहा समझ में बीच में कुछ लेना, बाद में तो मैं पूछूंगा। अगला है इनर्शिया। अब हम दोबारा से न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आ जाते हैं। न्यूटन ने क्या बोला, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट चेंज इट स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा आपको याद करना है, एक एक वर्ड समझाता हूँ। अ बॉडी, कोई भी वस्तु जो रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट का मतलब बिल्कुल उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रही है, एंड अ बॉडी इन द मोशन, और या फिर एक वस्तु जो कि चल रही है, इस तरीके से चल रही है कि वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जैसे आपकी वर्दी होती है, एक ही जैसे दिखाई देना, इसीलिए उसका नाम यूनिफॉर्म है। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर के हिसाब 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्कूटी चला रहे हैं, तो बस 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्कूटी आपकी चलती जा रही है। तो दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, एक वस्तु जो बिल्कुल खड़ी हुई है, एक वस्तु जो बिल्कुल इस तरीके से चल रही है कि 5 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट, उसके अंदर, उसकी गति के अंदर, चलती गति के अंदर, या फिर उस चीज़ खड़ी के अंदर, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक इसके ऊपर से कोई एक अलग से फोर्स ना लग जाए। ठीक है, जब तक इसके ऊपर एक ऊपरी फोर्स ना लग जाए, जब तक इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आए। इसके ऊपर ये बॉल थी, ग्राउंड के ऊपर रखी हुई थी, जब तक जाके आप उसको लात नहीं मारोगे वो नहीं मिलेगी। जब तक आपकी स्कूटी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती चली जाएगी, जब तक आप उसका एक्सीलरेटर दोबारा से नहीं। ठीक है, और वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, वो फोर्स होनी चाहिए अनबैलेंस्ड, क्योंकि बैलेंस तो अगर दोनों साइड से इक्वल इक्वल लगी तो जीरो हो जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स लगनी चाहिए जो कि इसके स्टेट को, इसकी अवस्था को चेंज कर देगी। आगे समझ में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही आया था इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, एक वस्तु की टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रतिक्रियात्मक शैली, किसी वस्तु की टेंडेंसी
ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी जिससे उसकी रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था को चेंज किया जा सकता है, उसको अपोज करने की ताकत। उदाहरण के लिए अगर आप सो रहे हो सुबह बिस्तर के अंदर, तो आपको कई बार ऐसा होता है यार नहीं बस सोता ही जाऊँगा, मैं नहीं हूँ, परंतु जब ऊपर से डांट लगती है, प्रेशर आता है, तो आपको फिर नींद उगड़ती है, फिर आप खड़े होते हो, है ना। तो सबकी टेंडेंसी क्या होती है, आप अगर बैठी हैं तो बैठे ही रहोगे, आलस आ रहा है भाई बैठे हैं, हर कोई मतलब अपनी इनर्शिया की वस्तु इनर्शिया की तरफ में जाता है सारी वस्तुएं। कोई चीज़ अगर बैठी है, यहाँ पे बॉल रखी हुई है तो रखी ही रहेगी, तो उसकी ये वाली क्षमता कि मैं नहीं हिलती अपनी जगह से, इसको इनर्शिया बोलते हैं। ठीक, सिंपल वस्तु। मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास। जितनी ज़्यादा भारी वस्तु उसके अंदर उतना ही अपनी जगह को ना छोड़ने की टेंडेंसी। इनर्शिया ऑफ द 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। 3 तरह का होता है। एक रखी हुई वस्तु की कि भाई मैं अपनी जगह नहीं छोड़ती, एक वस्तु जो चल रही है, भाई मैं अपनी स्पीड क्यों चेंज करूँ, मैं क्यों रुकूँ। एक इनर्शिया क्या होता है, डायरेक्शन, कि मैं अगर उत्तर दिशा में चल रहा हूँ तो मैं दक्षिण दिशा में क्यों जाऊँ। कब होएगा इनर्शिया, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब एक अपोजिट फोर्स। अब जब एक अनबैलेंस फोर्स इनके ऊपर लग जाएगी, रखी हुई वस्तु के ऊपर, नहीं रहना, लात मारी है, बॉल आगे गई, नॉर्थ दिशा में चल रहा था, यहाँ से टक्कर मारी, दिशा चेंज हो गई, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चल रहा था, दोबारा से पूरी स्पीड बढ़ा दी इंजन की, तो और आगे तेज भागने लग गई। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स लगेगी तभी ये इनर्शिया चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर आया। न्यूटन का सेकंड अब है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या बताया था, क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन। किसी वस्तु के अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी है, मोशन का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन या चलना। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम को केजी मास, ये भी आपके बोझ के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी आप एक बार वीडियो देखना, आपको मोमेंटम अच्छे से समझ में आएगा। आज हम इसकी जो है एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोमेंटम को हम लिखते हैं m इंटू वी। वी का मतलब होता है क्या होता है, वेलोसिटी। m का मतलब होता है मास। किसी चीज़ के अंदर मान लो 1 किलो मास था और वो 1 किलोमीटर एक दिशा के अंदर चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम। ठीक है जी। अब एक होती है u, एक होता है v। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। रितेश बैठा एक जगह पे खड़ा हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी कि कोई नहीं चल रहा। रितेश 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने लग गया, तो ये इसकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इस 0 से लेकर 5 तक जो परिवर्तन लाएगा उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, पहले 0 से 1 पे पहुंचा होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से पूरा का पूरा सीधा 5 पे पहुंच गया, है ना, तो उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। आ गया समझ में। अब SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जितनी भी चीज़ें होती हैं साइंस के अंदर, हाँ, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम SI यूनिट बोलते हैं। फोर्स को नापने के लिए बोलते हैं न्यूटन। ठीक है जी, ये हो गया। न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, तो सेकंड लॉ क्या बोला, सेकंड लॉ डील करता है मोमेंटम के साथ में। तो मोमेंटम के साथ में डील करता है, और ये कहता है कि किसी वस्तु के अंदर जो मोमेंटम होगा, उसके जो स्थिति परिवर्तन की जो क्षमता होगी, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी उसके मास के ऊपर। ठीक है जी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। आप दीवार को खींच के मुक्का मारो तो आपके हाथ पे भी उतने ही इम्पैक्ट का नुकसान होगा जितना आप दीवार को करना चाह रहे थे। आप किसी का बुरा करो तो आपका भी उतना ही बुरा होगा। ये हमारे धर्मों के अंदर भी है। आप किसी को थप्पड़ मारो तो आपको भी लगने के चांसेस रहेंगे, इम्पैक्ट लग भी जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ होता है, ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब when external forces acting on a system body is 0, the total linear momentum remains a constant। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इनकी एप्लीकेशंस तो आपको समझ भी आ जाएगी जल्दी जल्दी से।
पहला न्यूटन का पहला लॉ क्या कह रहा था? न्यूटन का जो पहला लॉ कह रहा था, एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करती है, एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करती है, अनटिल अनलेस उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इसके उदाहरण है, एक बॉल थी, एक लड़के ने आके उसको लात मारी, जैसे उसके ऊपर गई ये बाहर चली गई। एक लड़का एक वस्तु को धक्का मार रहा है, उठा रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो वो भी एक तरह का अपनी पोजीशन से चेंज कर रहा है। बॉल को आप बैट से मार रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा। अब आपकी साइकिल चल रही है, आपकी एकदम से आपने उसके ऊपर ब्रेक लगाई, साइकिल रुक गई, क्यों? आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उसकी वजह से रुकी, ठीक है। पुश या फिर पुल, एक बंदा साइकिल चला रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है तो इसकी स्थिति चेंज हो रही है, ये इसको खींच रहा है तो भी स्थिति चेंज हो रही है ना। ये सारे के सारे आपके पहले लॉ के एग्जाम्पल, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स क्या चीज़ होती है? एक वस्तु, यहाँ पे दो लड़के थे, इसने फोर्स की यूनिट होती है 5 न्यूटन, इसने 5 न्यूटन का धक्का लगाया तो इसकी स्थिति के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होता है। दूसरे लड़के ने भी उसको धक्का लगाना शुरू किया 5 न्यूटन, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा रिजल्टेंट? 5 × 5 = 10 न्यूटन। तो इसकी स्थिति ज़्यादा चेंज होएगी, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी स्थिति ज़्यादा चेंज होएगी। ये लड़का 5 का लगा रहा है, ये लड़का इसके पीछे जाके उतनी 5 की लगाने शुरू करे तो क्या स्थिति चेंज होएगी? नहीं होएगी। 5 वो लगा रहा है, 5 वो लगा रहा है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। ये कौन सी फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा? बैलेंस फोर्स। बैलेंस होती है। अनबैलेंस कब होएगी? जब ये दोनों लगा रहे हैं और एक ही साइड के अंदर, या फिर ये यहाँ पे लगा रहा है 5 यूनिट का, ये यहाँ पे जाके 2 यूनिट का लगा रहा है, तो भी इसके अंदर स्थिति परिवर्तन तो होएगी। कितनी होएगी? 3 न्यूटन तक की फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट का आपको पता चल गया क्या चीज़ होती है। गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट था। गैलीलियो ने क्या बोला था कि कोई भी वस्तु को उसने बॉल ली, उसने उसको यहाँ से छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद उसने क्या देखा कि जब मैंने एक इस तरह का सरफेस लिया कि ये AB और CD ये बराबर बराबर है, यहाँ से मैंने किसी वस्तु को छोड़ा तो यहाँ से जाने के बाद में वो वस्तु बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ही इतनी ही ऊपर चढ़ गई। उसने गेंद ली, यहाँ से छोड़ दिया और वो यहाँ से घिसट के जैसे उसने छोड़ा एक अनजानी फोर्स लगी जिसने उसको यहाँ तक लेके गया और इतनी ही ऊंचाई तक चढ़ गया। ये आपको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर और कहाँ देखते हो? झूले के अंदर, है ना। स्विंग जो होता है, आपने एक बार धक्का मारा वहाँ तक तो अपने आप ही पहुँच जाती है पीठ, फिर वापस आ जाती है, फिर वहीं तक जाती है ना। पेंडुलम का केस होता है ये वाला। ये गैलीलियो का था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ लिया था, उसके अंदर एक इनर्शिया नाम की चीज़ आती थी। अब इनर्शिया क्या चीज़ थी? किसी भी वस्तु के अंदर अपोजिट फोर्स अप्लाई करने की कैपेसिटी होती है कि मैं अपनी जगह से नहीं हिलती, मैं अपने मोशन को चेंज नहीं करती, मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। वो जिद, वो टेंडेंसी, उसको इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन तो, और ये जिद का नाम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ द रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। एग्जांपल, व्हाट हैपन व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली? जैसे ही आप बस के अंदर, इसके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो, ड्राइवर ने एकदम से बस स्टार्ट कर दी, आपको एकदम से झटका लगा, तो बोलो न्यूटन का कौन सा लॉ लगा? व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली अ पैसेंजर स्टैंडिंग कैजुअली एक्सपीरियंसेस अ जर्क बैकवर्ड। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, आप खड़े हुए थे, आपकी पोजीशन स्टैग्नेंट थी, बस की पोजीशन भी स्टैग्नेंट थी, आपकी टेंडेंसी थी कि मैं अपनी जगह से नहीं हिलता। एक्सटर्नल फोर्स लगी, जैसे ही बस आगे चली एकदम से आपको झटका लगा और आप पीछे की साइड में जाओ, है ना। तो ये क्या है आपका? इनर्शिया। क्योंकि फोर्स कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स द फुट मूव्स अलोंग द बस बट द अपर बॉडी ऑफ द विच वाज रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट द रेस्ट। आप जैसे करके खड़े हुए थे, जब बस इस दिशा के अंदर चली, ये बस है, यहाँ पे खड़े हुए थे, आपकी ऊपर बॉडी है, लोअर बॉडी है, आपके पैर बस के फ्लोर के संपर्क में थे। जैसे ही आपकी बस आगे की तरफ में चली, आपके पैर तो बस की दिशा के अंदर ही चलने लगे, परंतु आपकी ऊपर वाली बॉडी है वो पीछे की साइड के अंदर।
तो वो अपना इनर्शिया लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। पीछे की साइड में क्यों है? बिकॉज टेंडेंसी ऑफ द इनर्शिया। वस्तु रेस्ट के ऊपर थी, रेस्ट में ही रहना चाहती है, परंतु एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आगे को गई और ये ऊपर वाली फोर्स, ऊपर वाली बॉडी पीछे की साइड में आ जाएगी। आगे समझो। When a branch of the tree is shaken vigorously, ripe fruits get detached and fall. पेड़ के ऊपर अमरूद लगे हुए हैं, वो टंगे ही रहेंगे, आपको तोड़ने हैं, पकड़ के पूरा झकझोर देते हैं। क्या होता है? Branch comes in motion, but the fruit at the rest tend to remain at the rest due to the inertia of the rest and get detached. अब अमरूद टंगा हुआ था उसके ऊपर, वो ऐसे ही स्थिति में, उसका इनर्शिया क्या कह रहा है उसको कि टंगा रहे इसी वस्तु। आपने उसको जब तोड़ा तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी और उसकी टेंडेंसी डिस्टर्ब हो गई और वो टूट के नीचे गिर गया। फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम द कारपेट, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं 2-2 नंबर के अंदर कि क्या होता है जब आप एक डस्ट, कारपेट है, धूल जमी पड़ी थी, गद्दा है, गद्दे के अंदर धूल जमी पड़ी थी, आपने लेके आए, आपने उसको झाड़ा ऐसे करके, चद्दर को झाड़ते हो या उसको डंडे मारते हो तो क्या होता है? धूल गड़ती है उसके अंदर से। क्यों? कारपेट बीट विद द स्टिक ड्यू टू द बीटिंग एक्शन, पीटने से उसको या झाड़ने से कारपेट मूव्स अलोंग द स्टिक। जैसे ही आपने उसको, मान लो ये कारपेट है, आपने इसको मारा है, ठीक है, इसकी टेंडेंसी थी अपनी जगह पे 10 पार्टिकल्स इसके पार्टिकल के साथ में अटैच थे। आपने इसको जैसे ही मारा, इसका फोर्स लगी एक्सटर्नल और इसने इसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया, परंतु इसके अंदर जो धूल के कण जमा हुए थे वो तो रेस्ट के ऊपर थे, उनका इनर्शिया कह रहा था वहीं रहो, वो डिस्टर्ब हो गया। वो डिस्टर्ब हुआ तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और वो धूल नीचे चढ़ गई। व्हाट इट क्लियर? अगला एग्जांपल, इफ यू हिट अ कैरम वाला, व्हेन यू हिट अ स्ट्राइकर ऑन द पाइल ऑफ अ कैरम कॉइन्स यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली द लोएस्ट कॉइन मूव्स अवे, द रेस्ट ऑफ द पाइल्स रिमेन्स इन द ओरिजिनल पोजीशन। गोटियाँ आप कैरम खेलते हो, 1 2 3 4 5, सबसे नीचे वाली को खूब खींच के मारा, बाकी की यो क्यों नीचे के नीचे आके ऐसी ही पोजीशन के अंदर बैठ गई, नीचे वाली मूव हो गई। कारण सारी की सारी जब उसके ऊपर थी वे एक अपने रेस्ट पोजीशन पे थी, उनके अंदर एक इनर्शिया था, रेजिस्टेंस था। आपने सबसे नीचे वाली के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद फोर्स का एक्शन हुआ, वो डिस्प्लेस हो गई। बाकी के अंदर टेंडेंसी वही है, उनके ऊपर तो नहीं लगा, तो ऐसे कैसे नीचे आके बैठ गई। आया समझ में? ऐसे लिखना है इस आंसर को। अगला क्या है? इफ़ यू हिट अ ग्लास विंडो विद अ बुलेट ओनली स्मॉल होल इज फाउंड इन द प्लेन। ग्लास विंडो था, आप एक कैजुअल एक पत्थर उठा के मारो, पूरा का पूरा शीशा चटक सकता है। बंदूक मारो, सिर्फ एक छेद होगा। क्यों? ये शीशा आपस में पूरा का पूरा बिल्कुल फ्लैट था, पार्टिकल से बना हुआ था। बुलेट की स्पीड थी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली ज़्यादा। वो आई और उस शीशे के सिर्फ इसी भाग को डिस्टर्ब किया और उस वाले भाग को जहाँ पे वो लगी वो तो निकल गई पार। बाकी के जो ग्लास के पार्टिकल्स थे वे तो इनर्शिया के ऊपर है, उनके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगी, तो वैसे सच रह जाएंगे। दूसरा, बुलेट बिल्कुल पॉइंटेड होती है ऐसे करके। यही चीज़ आप ईंट मारोगे तो वो सारा का सारा शीशा टूट के गिरेगा। ठीक है, आया था नहीं? तो इनर्शिया, अब ये इनर्शिया कई तरह की होती है। इनर्शिया ऑफ द मोशन, इसके एग्जांपल है जैसे कि एक एथलीट रन्स अ वाइल बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के टाइम के ऊपर इनर्शिया ऑफ द मोशन है। इनर्शिया ऑफ द मोशन क्या कहता है? कोई वस्तु किसी गति के अंदर है तो उसकी जो रेस्ट की पोजीशन है उसको उसी सेम गति के अंदर रहना पसंद करती है वो। उदाहरण के लिए लॉन्ग जंप वाले आपने देखे होंगे, पहले थोड़ी देर भागते हैं और उसके बाद में गति अटेन करने के बाद में फिर अपनी बॉडी को एकदम से छोड़ देते हैं, पैरों को ऊपर कर लेते हैं। अगर इनर्शिया क्या कहता है कि कोई चीज़ गति में है तो गति के अंदर ही रहे, है ना। जब आप यहाँ से यहाँ तक भागते आए, यहाँ पे आपने अपने पैरों को एकदम से ऊपर कर लिया, आपकी बॉडी हवा के अंदर ही फ्लो करती हुई चली गई आगे तक और आप कहीं पे जाके लैंड गए, तो इनर्शिया ऑफ द मोशन अप्लाई हो रहा है। आप गति में थे, आपकी बॉडी आपको गति में ही रखना चाहती है। दूसरा, व्हेन यू स्विच ऑफ अ फैन इट कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर अ व्हाइल ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन। पंखे को भी बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से घूम रहा है, आपने इसको बंद कर दिया, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी इलेक्ट्रिक करंट की जो इसको घुमा रही थी, आपने वो इससे छीन ली, तो क्या ये एकदम से योग्य बंद हो जाएगा? नहीं, थोड़ी देर घूमेगा फिर बंद होगा। क्यों?
इनर्शिया कहता है कि जो चीज़ मोशन के अंदर है वो मोशन के अंदर ही रहना चाहती है। अ पर्सन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस फॉल्स फॉरवर्ड। आपको चलती बस के अंदर से नीचे उतरना है। क्या बोलते हैं भाई, जिस दिशा में बस चल रही है ना उसी दिशा के अंदर कूदियो, कभी अपोजिट के अंदर आए पहिए के नीचे आ जाएगा, है ना। अब आप जैसे लड़का था कूदा, ट्रेन के अंदर से कूदा, कूदने के बाद में अगर उसकी स्पीड उतनी ही है, आप उस ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए थे, मान लो 20 की स्पीड में चल रही है, तो आपको उसके साथ 20 की स्पीड पे ही कूदते ही भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका इनर्शिया 20 की स्पीड पे था, मोशन में थे आपको उसका इनर्शिया को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप रेस्ट में आओगे। ऐसे कैसे कूद गए, यहाँ से चल रहे थे सीधा कूद गए, पहिए के नीचे आए, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड है, 40 की स्पीड में है, आप 40 की स्पीड में इसके सेम गति के अंदर कूद गए, आपकी टांगें एकदम से जो रेस्ट पे थी वो एकदम से मोशन में, यूँ तो नहीं है कि एकदम से 40 की स्पीड पे आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी ना। आप क्या होगा, मुँह के बल गिरोगे, दांत वात सब कूदोगे, है ना। परंतु अब ये भी आपने देखा होगा, मजाक मजाक में एक दूसरे के साथ करते हो, बाइक रोक रखी है एक ने, दूसरे ने बाइक चला दी, आप उसको ना मैं नहीं चलने देता, मैं नहीं चलने देता, आपने पीछे उसकी बाइक पकड़ रखी है, आप उसके साथ साथ भागने लग गए उसको। तब आप क्या देखेंगे, आप कई बार अगर 20-30 की स्पीड पे अगर बाइक भगा दिया तो 20-30 की भी स्पीड पे भाग लेते हो आप उसके पीछे पीछे, अगर पकड़ के भाग रहे हो, है ना। तो क्या होता है, आपका इनर्शिया 0 से शुरू हुआ था, धीरे 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 उसी की स्पीड को मेंटेन करता चला गया, है ना। परंतु एकदम से उसी 40 की स्पीड की बाइक के ऊपर से अगर आप योग के कूद लोगे, फिर नहीं भागा जाएगा, फिर तो आप गिरोगे। व्हाट इट इनर्शिया ऑफ द मोशन बोलते। अब होता है इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इस डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए होता है। मान लो व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, द पैसेंजर सिटिंग कैजुअली एक्सपीरियंस अ जर्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बस ऐसे करके चल रही है, एकदम से ऐसे करके मोड़ आ रहा है, और बस वाले ने भी वही पूरी अपनी तूफानी रफ्तार दिखानी है, पूरा बिल्कुल ऐसे यूँ करके मोड़ दिया उसने। आप क्या हो, आप खिड़की के साइड में ऐसे बैठे थे, आपके साइड में यहाँ बैठा हुआ था, पूरा ऐसे करके झुक जाओ। क्यों? आपकी दिशा बस की दिशा के साथ में थी, बस की दिशा जैसे ही चेंज हुई आपकी दिशा भी साइड बाई साइड चेंज हो गई, है ना। आपने जानबूझ के तो नहीं किया, ये अपने आप ही हो गया। होना क्या चाहिए था, आप बस ऐसे बैठे हो, आपकी दिशा थोड़ी आपके ऊपर, परंतु आपके ऊपर क्या लगा, इनर्शिया। When we via the mud guards used to cover the wheels of the vehicle, this is because the mud striking in the grooves of the tire fly off tangibly। इसी तरह से वो कीचड़ जो साइकिल के पीछे जो मड गार्ड लगाते हैं, क्यों होता है, टायर के साथ में जो भी कीचड़ हो या वो भी उसी की रफ्तार से चिपक के ऐसे ही ऊपर की तरफ में उड़ता है, तो वो एकदम से रोकने के लिए वो भी कहता है इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, ठीक। एक पत्थर है, आपने उसको पत्थर को ऐसे बांध रखा है, आपने ऐसे घुमाया, उसको घुमाने के बाद उसने आपको एकदम से छोड़ दिया, वो उसी दिशा के अंदर जाता है, गोल गोल तो नहीं घूमता था उसके बाद में। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसको ऐसे छोड़ा तो वो जहाँ पे भी आपने छोड़ा उसी दिशा की तरफ जाना शुरू करेगा। तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ द मोशन। आया यहाँ तक सबके समझ? इनर्शिया और मास के बीच में क्या कनेक्शन है? जो जितनी वस्तु ज़्यादा भारी होगी उसके अंदर अपनी पोजीशन को अटेन करने की उतनी ही रेजिस्टेंस होगी। हैवियर द बॉडी ऑफर्स इनर्शिया देन द लाइटर बॉडी फॉर ऑल द 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। तो ये बोझ का किसी वस्तु पर कितनी भारी है, इसका इनर्शिया के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, मान के चलो इस चीज़ को। अगला हमारा है लीनियर मोमेंटम, जो हम इसके अंदर कोड कर रहे थे। लीनियर मोमेंटम, जब एक एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे लगती है तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट हो जाता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो आपको बता देते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, बॉडीज टू बी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम जो भी कुछ है, ये लीनियर मोमेंटम सुनो, मास इनटू वी, ठीक है। पी से हम डिनोट करते हैं किस चीज़ को, मोमेंटम को। एम इंडिया आप पढ़ चुके हो सारा का सारा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हैज़ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कोई भी वस्तु जिसका मास m है
एक जगह के ऊपर जाना शुरू करती है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करती है एक यूनिट टाइम में, वो एक ही दिशा के अंदर जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर, यानी कि एक लाइन के अंदर जाती है, ये नहीं कि किसी भी दिशा के अंदर जाती है, इसलिए इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ द मोशन था वो क्या कह रहा था? न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका बोलता है, फर्स्ट तो समझ में आ गया, इनर्शिया था कंसेप्ट समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया, सेकंड लॉ ऑफ द मोशन था कि रेशो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसकी भी एप्लीकेशन देख लो, इसके क्या था हमारा ये एम इंटू ई एग्जाम्पल देखो। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल द कैचिंग अ बॉल। आप जब कैच पकड़ते हो, बॉल आ रही है, आप ऐसे करके क्या आपको कोच क्या सिखाते हैं भाई, कैच को हमेशा ऐसे करके वो पकड़ते हैं, देखा होगा ना प्रोफेशनल के प्लेयर्स को। कई होते हैं ऐसी का जैसी आया ये लसी का बॉल जाके हाथ में डाल दिया, वो मजा आ जाता है हाथ पे एकदम से, है ना। तो बाय डूइंग सो ऐसा क्यों होता है? प्लेयर इंक्रीज द टाइम को बढ़ा देता है। बॉल आ रही है, मास है बॉल का, उसके अंदर चलती हुई आ रही है, मास इनटू एक्सीलरेशन, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में, उसकी फाइनल वेलोसिटी वी मान लो 50 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है, उसका एक एम है, रफ्तार काफ़ी है, चाहे मास उसका ग्राम के अंदर हो पर उसकी रफ्तार एम इंटू वी होता है ना, फोर्स का मतलब ये एम इंटू वी, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डिपेंड करता है वी के ऊपर, है ना। तो चाहे मास उसका कम भी हो, वी ज़्यादा बढ़ा दो, ये था एम इंटू एक्सीलरेशन। ए का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी। अब उसकी रफ्तार आ रही है, मास चाहे आप 1 ग्राम ले लो पर उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर की रफ्तार इम्पैक्ट करेगा वो आपको, ठीक है। रफ्तार को कम कर दो, मास को बढ़ा दो। आप एक बहुत बड़ा भारी सी चीज़ ले 50 किलो की, इतनी सी जगह में आप अपना यहाँ से रख लो, इतना बड़ा पत्थर लो, मैं कहूँगा डिस्टेंस तो इतना ही है, वेलोसिटी तो इतनी है, पर 50 किलो का है, मैं यहाँ से कहूँगा आपके सिर का क्या बन जाएगा, पता लग जाएगा ना क्या बन जाएगा। सेम है तो बेटे इसको